हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहचान आपको हो जानी चाहिए तत्व की, परमाणु की, यौगिक की। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एन ओनली नाइट्रोजन, तो वो क्या है? तत्व है। उसके आगे अगर मैंने लिख दिया परमाणु, तो वो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। ठीक है, वो नाइट्रोजन का एक परमाणु कहलाएगा। और परमाणु ही, एटम ही मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एटम मिलकर अणुओं का, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और जो मॉलिक्यूल है, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट है, फिर हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर H2 का मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये डिफरेंट परमाणु, मतलब अलग अलग परमाणु मिलकर H2O का निर्माण करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा, वो रेशियो क्या होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। किसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म? पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो आपको पता है भौतिक गुण क्या होते हैं? जिससे पदार्थ का रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? जिसके पदार्थ के रासायनिक संगठन पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक गुणधर्म में पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही का जमना। ठीक है, वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध को गर्म करना वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कागज को बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करती है, वो भौतिक परिवर्तन ही है, उसके आकार में चेंज हुआ है। तो जो भौतिक गुणधर्म क्या होता है? रंग, अवस्था, गंध, विलेयता, ये सब क्या भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, इसमें पदार्थ की कोई अवस्था चेंज नहीं हुई है। और रासायनिक गुणधर्म, जैसे रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? जिसमें पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है? चेंज हो सकती है। उसका किस पे? उसके अगर कोई खाने वाली वस्तु तो उसके टेस्ट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन अगर उसमें होगी। इसी प्रकार पदार्थ के रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को अलग किया गया। क्वथनांक है, ठीक है ना, क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और अगर अपन उसी कंपाउंड की किसी से रिएक्शन कराते हैं, तो उसकी क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। जैसे अम्लीय प्रकृति को चेक करते हैं किसी के साथ, जैसे एसिड है, वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देता है, तो वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्षारीय प्रवृत्ति, वो भी उसकी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ फिजिकल जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है, उसके मापन के लिए कई प्रकार के सिंबल का उपयोग किया जाता है। और उसकी यूनिट अलग अलग होती है। उसको कैसे मापा जाता है, वो अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है ना, फिजिकल जो यूनिट्स हैं वो यहाँ लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई का सिंबल क्या होता है? एल। और एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और एसआई मात्रक का जो प्रतीक है, मतलब मीटर को किस में प्रदर्शित करेंगे? मीटर को करेंगे एम में। द्रव्यमान को करते हैं एम से प्रदर्शित। एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या होता है? केजी। समय को प्रदर्शित करते हैं टी से। एसआई मात्रक होता है सेकंड। और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या होता है? एस। इसी तरीके से विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और एसआई मात्रक का जो प्रतीक है वो होता है ए, कैपिटल ए, मतलब एम्पियर। विद्युत धारा हो गई। ऊष्मा गति के तापक्रम को प्रदर्शित करते हैं टी से, कैपिटल टी से। केल्विन इसका मात्रा होता है। और केल्विन को प्रदर्शित करते हैं किससे? के से। ठीक है ना।
ठीक है। देखिए अब पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं एन से, ऐसा मात्रा का होता मोल और ऐसा मात्रा का प्रतीक होता मोल। ज्योति तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं IV से, ऐसा मात्रा होता कैंडेला और इसे प्रदर्शित करते हैं CD से। ठीक है, तो इसे एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इसके बाद इनकी कुछ डेफिनेशन भी गिवन है NCERT में, पेज नंबर 7 पे 11th क्लास की फर्स्ट बुक में। वो डेफिनेशन पे आप याद कर सकते हो। मेन है मोल, केमिस्ट्री से में जो इम्पोर्टेंट है वो है मोल। वो अपन आगे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आगे अपन करेंगे टॉपिक को। और इस टॉपिक से मोल काफी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में लिखा रहा हूं, लिखिए किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा क्या होती है? द्रव्य की मात्रा उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाती है। और भार क्या होता है? जब किसी वस्तु का भार, ठीक है, जबकि वस्तु का भार क्या होता है? उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है ना, मतलब ये कोई वस्तु है, इस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उस वस्तु का भार है। और इसमें द्रव्यमान कितना निहित है, ठीक है, इसमें द्रव्य की कितनी मात्रा है, ठीक है ना, वो उसका क्या है? द्रव्यमान। इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या हो गया? वो हो गया अपना भार, वजन एक तरीके से, ठीक है। और जो इसमें मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर क्या हो गया? वो हो गया अपना द्रव्यमान। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखिए, द्रव्यमान कहीं पर मतलब किसी भी जगह जो होता है चेंज नहीं होता, लेकिन जो अपना भार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पर अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब लिखिए आयतन। आपको बताइए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लेकिन क्या है, इसे छोटे मात्रक ग्राम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे छोटे मात्रक ग्राम में प्रयोग किया जाता है। अब लिखिए आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? देखिए किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वो कितना स्थान घेर रहा है, जैसे ये मार्कर है, ये कितना स्थान घेर रहा है अपने आसपास, ठीक है, तो वो इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। आयतन का मात्रक क्या होगा? लंबाई। और एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन को किसमें सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में भी आमतौर पर क्या किया जाता है? प्रयोग में लिया जाता है। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है, आपको बताइए 1000 ml, और या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यूनिट भी इसके साथ याद कर लीजिए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1000 ml। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रयोगशाला की भी अगर बात करें तो प्रयोगशाला में जो विलयनों के आयतन को मापने के लिए क्या होता है? ब्यूरेट होता है, पीपेट होता है, सिलेंडर होता है। ये आप जानते होंगे। पीपेट तो पतली सी नली होती है, बीच में से वो थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, और जो अपन टाइट्रेशन में जनरली इस पीपेट को
उस पिपेट से सक करने के लिए, सॉल्यूशन को सक करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ब्यूरेट आपने देखा, ब्यूरेट स्टैंड पे लगा होता है, लंबी सी नली होती है, नीचे से वो थोड़ी पतली होती है, और जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट के लिए सिलेंडर हो सकते हैं। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर बेलनाकार आकार का होगा। ठीक है, अब लिखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार अपने सॉलिड वाले चैप्टर में, ठोस वाले चैप्टर में भी आता है। और इसकी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, तो बताइए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होगा। द्रव्यमान और आयतन की यूनिट रख दो, ऐसा ही मात्रा का आ जाएगा बेटा। घनत्व का ऐसा ही मात्रा निकालना है, जैसे घनत्व का ऐसा ही मात्रा निकालना है, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा। आयतन का ऐसा ही मात्रा, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा होता है किलोग्राम, सॉरी यहाँ ऐसा ही मात्रा लिखना, ऐसा ही मात्रा। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है किलोग्राम, आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब को ऊपर ले जाइए तो m माइनस का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 3। ये मात्रा क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए अपन घनत्व को प्राय किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब यदि ताप की बात करें तो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो केल्विन में ज्यादातर रिएक्शन में जो टेम्परेचर लिया जाता है वो किस में लेते हैं, केल्विन में। ठीक है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड कर सकते हो, आप पूरा फिक्स है तो 273.15। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 273.15। अब इसके बाद फ़ारेनहाइट की अगर अपन बात करें तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का क्या तरीका है, या फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, प्लस क्या 32, ये इसमें बदलने का क्या है तरीका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इंटू 35 प्लस 32, 5 7 जा 35, 63 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा 5 और 6 3 9, 95 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, थर्मामीटर में आप देखते हो डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर किसमें चलता है, फ़ारेनहाइट में। जैसे कमरे का तापमान होता 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या दिखाएगा उस समय, इंटू 25 प्लस 32, 5 5 जा 25, 45 प्लस 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का रिलेशन भी आप लर्न कर सकते हैं। अब केल्विन है, ठीक है, तो जैसे रूम टेम्परेचर है केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे अपन केल्विन में जैसे बदलेंगे 273.15 ऐड कर दीजिए इसमें। (25 डिग्री सेंटीग्रेड है
ठीक है। तो 25 प्लस 273.15 कितना आ जाएगा 298.15 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, अभी बेसिक चीजें चल रही है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए अपन पढ़ेंगे सार्थक अंक, और वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वैज्ञानिक मापन में निश्चितता। ठीक है, मतलब जो अपन मेजरमेंट करेंगे केमिस्ट्री में, लैब में जो मेजरमेंट करेंगे किसी का भी आयतन में, द्रव्यमान में, तो उसमें क्या होगी, कुछ अनिश्चितता होती है। तो रीडिंग में अपन को कितना मान लिखना है, किस पॉइंट तक लिखना है, तो वो क्या होगा सार्थक अंक के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम है, मतलब सार्थक अंक किसे कहते हैं, उस नियम के आधार पे आप सार्थक अंक को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि सार्थक अंक क्या है। तो देखिए प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता जरूर होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमित मानक अंक की सीमितता, मतलब जो मानक यंत्र है अपना जिससे माप रहे हैं वो किस प्रकार का है, और मापने वाले व्यक्ति की दक्षता कैसी है। अलग अलग व्यक्ति हो सकता है, अलग अलग तरीके से उसे माप रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है 9.4 किलोग्राम आ रहा है तराजू में। ठीक है, कोई तराजू है सिंपल सा, उसमें कितना आ रहा है 9.4 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, और कोई विशेष तुला उसका एग्जैक्ट उसने मान बताया 9.4213 माना जा रहा है। ठीक है, तो विश्लेषित तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया, अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद 4 अंक की निश्चितता है नहीं है। जैसे मतलब ये आ रहा था अपने पास 9.4123, तो दशमलव के बाद 4 अंक की अनिश्चितता है कि किसी तराजू से सिंपल से माना तो ये आ रहा है, और विशेष तुला से मापा तो ये आ रहा है। परंतु परिणाम सदैव क्या है, परिशुद्ध और यथार्थ परक होने चाहिए, अनिश्चितता उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन इसमें क्या करेंगे, सार्थक अंक को निकालना सीखेंगे, जिससे जो ये मान है वो बिल्कुल क्या हो जाए, एक्यूरेसी उसमें आ जाए। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, वो लिख लीजिए। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, सार्थक अंक वह अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। ठीक है, अब देखिए सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम लिखिए। सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम, इसमें पहला लिखिए सभी गैर शून्य अंक। फर्स्ट रूल क्या, सभी गैर शून्य अंक मतलब जो शून्य नहीं है सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर। और सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, डेफिनेट और फिक्स नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। तो फर्स्ट रूल क्या है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 285 लिख दिया, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 3। और मैंने लिखा 0.25, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 2। तो शून्य को अपन नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, आगे रूल कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें अपन शून्य को किसी कंडीशन में सार्थक अंक में सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करते हैं। तो दूसरा रूल लिखिए, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। ठीक है,
बिफोर नॉन जीरो डिजिट ऑल द जीरोस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, इट इज ओनली रिप्रेजेंट डेसिमल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल 0.03 है तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1, ठीक है। 0.0098 है इसमें सार्थक अंक होंगे 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को सार्थक अंक को निकालना है। नेक्स्ट लिखिए, वो इंपॉर्टेंट है, दो गैर शून्य अंक के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो दो जो गैर शून्य अंक हैं उसके बीच के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.005, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है, या 2 कोई सी डिजिट ले लो, मान लीजिए 3.0098, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक इसमें प्रेजेंट होंगे, 5, ठीक है। तो तीसरा रूल था थर्ड रूल। फोर्थ लिखिए, किसी अंक की दाईं ओर, देखो किसी अंक के दाईं ओर तथा किसी अंक के दाईं ओर या अंत में, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस दशमलव के दाईं ओर उपस्थित हो, लेकिन शर्त यह है कि उस दशमलव के दाईं ओर उपस्थित हो। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। कुछ एग्जांपल्स, 0.200, इसमें कितने सार्थक अंक, याला 0 सार्थक अंक नहीं हुआ, ये बाईं ओर है, दशमलव के दाईं अंक वाले शून्य 1 2 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसी प्रकार किसी और एग्जाम्पल की, तो 100 के एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 100, इसमें कितने सार्थक अंक, 1, और अगर मैंने लिखा 100 पॉइंट, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 पॉइंट लगते हैं। और अगर मैंने लिखा 100.0, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, ठीक है बेटा। तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया 100 को एक सार्थक अंक के लिए लिखो। 100 को कैसे लिखना, जैसे एक सार्थक अंक के लिए अपन को लिखना है 100 को, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻², इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होगा। और आपसे कहा गया 2 सार्थक अंक के लिए लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 1.0 × 10⁻², कैसे लिखेंगे, 1.0 × 10⁻² से लिखेंगे, ठीक है। और 3 सार्थक अंक के लिए लिखना है, तो 1 पॉइंट, अब आप समझ गए होंगे कैसे लिखेंगे, 10⁻², ठीक है। सबका वैल्यू 100 ही आएगी, सबकी वैल्यू 100 ही होगी, बट इसे अपन सार्थक के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो सिग्निफिकेंट नंबर केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका है, क्योंकि मेजरमेंट के काम में आते हैं। बार बार अपने को जो आंसर लिखना होगा न्यूमेरिकल के बाद, या मेजरमेंट का जो रीडिंग लिखनी होगी, वो अपन किस तरीके से लिखेंगे, सार्थक अंक के रूप में ही उसे अपन लिखेंगे, ठीक है। तो एक और नियम है सार्थक अंक का, वो लिख लीजिए। वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंदे, 20 अंडे आदि में सार्थक अंक की संख्या अनंत होती है,
ठीक है ना। जो वस्तुएं गिनने लायक है उसके लिए जैसे 2 टेबल है, उसके लिए सातों अंक की संख्या अनंत है। 2 टेबल है तो टेबल 2 ही रहेंगे, आप चाहे 2.0 लिखो चाहे 2.0000000 लिखो, कितनी ही जीरो उसके आगे लगा लो, सार्थक अंक मतलब क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, अब अपन सार्थक अंकों को नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, सार्थक अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे उसका डिवाइड किया जाता है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। वो किसके अंतर्गत करेंगे, एनालिसिस ऑफ डायमेंशन या विमीय विश्लेषण के अंतर्गत वो अपन करेंगे। और उसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, और मेन चीज है फिर मोल संकल्पना, ठीक है ना, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही आज अपन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।